नमस्ते मित्रों, कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 में पशुपालन विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आइए शुरू करते हैं पशुपालन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रथम प्रश्न देखते हैं। पशुपालन एवं डेयरी गोपालन राज्य मंत्री है। पशुपालन एवं डेयरी गोपालन राज्य मंत्री है, मतलब स्टेट मिनिस्टर कौन है? ऑप्शन देखते हैं। कन्हैया लाल चौधरी, ये है PHED मिनिस्टर। PHED मिनिस्टर है कन्हैया लाल चौधरी। किरोड़ी लाल मीणा, ये है कृषि मंत्री है। जोराराम कुमावत, ये पशुपालन व डेयरी गोपालन कैबिनेट मंत्री है। पशुपालन व डेयरी के कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्री। और चतुर्थ जो ऑप्शन है जवाहर सिंह बेडम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहर सिंह बेडम। पशुपालन व डेयरी गोपालन राज्य मंत्री, ये स्टेट मिनिस्टर है, पशुपालन के स्टेट मिनिस्टर है, राज्य मंत्री है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहर सिंह बेडम। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसे कि ये है श्रीमान जवाहर सिंह बेडम, ये पशुपालन व डेयरी गोपालन राज्य मंत्री है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुर्गियों में चेचक रोग, मुर्गियों में चेचक रोग का रोग कारक है, पैथोजन कौन सा है? किसकी वजह से मुर्गियों में चेचक रोग होता है? ऑप्शन देखते हैं। बोरेलियोटा कोलुम्बी, बोरेलियोटा मेलीग्रेडिस, बोरेलियोटा एबियम, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बोरेलियोटा मेलीग्रेडिस। बोरेलियोटा मेलीग्रेडिस है वो मुर्गियों में चेचक रोग का रोग कारक है। अगला प्रश्न देखते हैं। NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल हरियाणा, करनाल हरियाणा में है ये नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल हरियाणा के वर्तमान अध्यक्ष, अभी प्रेजेंट टाइम में इनके अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन देखते हैं। मिनेश सी शाह, डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान और राजीव रंजन सिंह। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान। डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान है वो NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल हरियाणा, इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भेड़ व बकरी में श्वसन दर प्रति मिनट होती है। भेड़ व बकरी में प्रति मिनट श्वसन दर क्या होती है? ऑप्शन देखते हैं। 15 से 20 श्वसन दर प्रति मिनट, 20 से 25 श्वसन दर प्रति मिनट, 12 से 20 श्वसन दर प्रति मिनट और 16 से 18 श्वसन दर प्रति मिनट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों 12 से 20 श्वसन दर प्रति मिनट। भेड़ व बकरी में 12 से 20 श्वसन दर प्रति मिनट होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 72वें सप्ताह बाद मुर्गी अंडा देना बंद कर देती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। डिसबडिंग, बुल्डी हैन, फ्लशिंग और कास्टिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुल्डी हैन। जब 72 सप्ताह बाद मुर्गी अंडे देना बंद कर देती है तो उसे बुल्डी हैन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊंट में कुल क्रोमोसोम होते हैं गुणसूत्र जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। तो ऊंट में कुल क्रोमोसोम की संख्या होती है, कितनी होती है? ऑप्शन देखते हैं। 45, 60,
74 और 64। तो इसका सही जवाब होगा 74। 74 क्रोमोसोम होते हैं ऊंट में। मवेशियों में 60 क्रोमोसोम होते हैं मवेशियों में। तो इनमें जैसे गाय है, गाय में भी 60 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन ऊंट में 74 या 74 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, घोड़ी के नवजात बछड़ों को कहते हैं, मतलब घोड़ी में जो नवजात शिशु है या बछड़ा है उसको क्या कहेंगे? लैम्ब। लैम्ब होता है मेमना, ये होता है भेड़ में। और भेड़ में जो प्रसव की क्रिया होती है वो लैम्बिंग होती है। किड, किड होता है बकरी में। और जो प्रसव की क्रिया है वो किडिंग होती है। पिगलेट सूअर का बच्चा होता है, पिगलेट सूअर। और फॉल होता है वो घोड़े में होता है। और जो प्रसव की क्रिया है उसे फॉलिंग बोलते हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा फॉल। घोड़ी के नवजात बछड़ों को फॉल कहते हैं, ये घोड़े में होता है। वापस देखते हैं, लैम्ब हो गया भेड़ में और प्रसव की क्रिया को लैम्बिंग कहते हैं। किड हो गया बकरी में और प्रसव की क्रिया को किडिंग कहते हैं। पिगलेट हो गया सूअर में, प्रसव की क्रिया को फैरोइंग बोलते हैं। और फॉल होता है घोड़ी में और प्रसव की क्रिया को फॉलिंग बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्कर मेला कौन से महीने में आयोजित होता है? पुष्कर मेला अभी वर्तमान में चल रहा है और देखते हैं ऑप्शन, चैत्र, फाल्गुन, कार्तिक और आश्विन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्तिक महीने में पुष्कर का मेला आयोजित होता है। जैसा कि आप अगली स्लाइड में देख रहे हैं, बहुत ही वाइब्रेंट फेयर है, पशुपालन का बहुत ही महत्वपूर्ण मेला होता है ये पुष्कर मेला। अगला प्रश्न देखते हैं, गाय की कौन सी नस्ल थार पार कर साहीवाल व रेड सिंधी के त्रिसंकरण ट्राई हाइब्रिडाइजेशन त्रिसंकरण ट्राई हाइब्रिडाइजेशन से उत्पन्न मानी जाती है? कौन कौन सी नस्लें हो गई? थार पारकर, साहीवाल व रेड सिंधी। इनके त्रिसंकरण से कौन सी नस्ल बनती है? ऑप्शन है नागौरी, राठी, गिर और कांकरेज। तो इसका सही उत्तर है राठी, जिसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। ये थार पारकर, साहीवाल व रेड सिंधी के त्रिसंकरण से उत्पन्न नस्ल मानी जाती है। अगली स्लाइड में जिसे आप देख रहे हैं, ये राठी गाय का चित्र है। राजस्थान में ये बीकानेर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ये 3 जिलों में अधिकांशतः यह पाई जाती है राठी। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊंट से संबंधित नहीं है। ऊंट से संबंधित क्या नहीं है? ये 4 प्रकार के आभूषण दे रखे हैं, इनमें से कौन सा आभूषण ऊंट से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है गिरबाण, छींकी, कूंची या पलाण और चौथा ऑप्शन है गोरबंद। तो इसका सही उत्तर है छींकी। छींकी है वो बछड़े से संबंधित होता है। बछड़े के मुंह पे छींकी बांध देते हैं जिसकी वजह से वो मिट्टी नहीं खा पाता है। तो इसमें छींकी जो ऑप्शन है वो ऊंट से संबंधित। देखो जैसे कि स्लाइड में दे रखा है, गिरबाण ये यहाँ पे लगाते हैं। फिर गिरबाण में क्या होता है, एक लोहे की कील होती है जिससे रस्सी बांध दी जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, नकेल कहते हैं। फिर मोरखा यहाँ होता है, पिलाण यहाँ जो जहाँ बैठा जाता है वो पिलाण है। पड़चनी यहाँ पीछे होती है। नेवार यहाँ पे ये झालर जो है वो है नेवार। और गोडिया है वो पैरों में लगाया जाता है। और गोरबंद है इसका एक आभूषण है जो आगे ऐसे लटका के रखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भैंस की किस नस्ल का
मूल स्थान गुजरात नहीं है, मतलब भैंस की कौन सी ऐसी नस्ल है जिसका मूल स्थान गुजरात में नहीं है? ऑप्शन है जाफराबादी, महसाणा, सूरती और भदावरी। तो इसका सही उत्तर है भदावरी। भदावरी का जो उत्पत्ति स्थान है वो है बाह तहसील, बाह तहसील, आगरा जिला। और स्टेट कौन सा हो जाएगा? यूपी, उत्तर प्रदेश में इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है भदावरी नस्ल की भैंस का। अगला प्रश्न देखते हैं, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, इस प्रकार की जो भैंस होती है वो भदावरी नस्ल की भैंस है। बकरी की जमुनापारी नस्ल के दूध में वसा पाई जाती है। बकरी में जो जमुनापारी नस्ल है उसके दूध में वसा है, वो कितने प्रतिशत होती है? ऑप्शन देखो, 1.5 से 2.5%, 2.5 से 3.5%, 3.5 से 4% और 3.5 से 5%। तो इसका सही उत्तर है मित्रों 3.5 से 5%। जो बकरी की जमुनापारी नस्ल है, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, इसके दूध में 3.5 से 5% वसा की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बकरी की कौन सी नस्ल से मोहेर बाल प्राप्त होते हैं? मतलब बकरी की कौन सी नस्ल है जिससे मोहेर बाल प्राप्त होते हैं? ऑप्शन देखते हैं, टॉगनबर्ग, एंग्लो नुबियन, अंगोरा और सानेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंगोरा। अंगोरा नस्ल से मोहेर बाल प्राप्त होते हैं हमें, मोहेर। जैसा कि अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं, इस प्रकार की बकरी होती है अंगोरा। अगला प्रश्न, ऊंट की किस नस्ल में ललाट पर गड्ढा पाया जाता है जिसे स्टॉप कहते हैं? ललाट पे गड्ढा ऊंट की कौन सी नस्ल में पाया जाता है जिसे हम स्टॉप कहते हैं? ऑप्शन है कच्छी, बीकानेरी, मेवाती और जैसलमेरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीकानेरी नस्ल का जो ऊंट है उसके ललाट पे एक गड्ढा होता है जिसे हम स्टॉप कहते हैं। जैसा कि अगली स्लाइड में यहाँ पे ललाट पे एक गड्ढा होता है जिसको अपन बोलते हैं स्टॉप। ये बीकानेरी ऊंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुर्गी की कौन सी नस्ल अमेरिकन वर्ग की है? मतलब इन 4 ऑप्शन में से मुर्गी की कौन सी नस्ल ऐसी है जो अमेरिकन वर्ग की है? ऑप्शन देखो, कड़कनाथ, लैक्सन, रॉड आइलैंड रेड और कोचीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉड आइलैंड रेड। वो अमेरिकन नस्ल की मुर्गी होती है। जैसा कि अगली स्लाइड में आपको दिख रहा है, ये है रॉड आइलैंड रेड, लाल रंग की मुर्गी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, गाय के जनन अंग में अंडाणु के जीवित रहने की अवधि मानी जाती है। मतलब गाय के जनन अंगों में अंडाणु ओवम है वो कितने समय तक जीवित रहता है? ऑप्शन देखते हैं, 140 घंटे, 180 घंटे, 120 घंटे और 10 घंटे। तो इसका सही उत्तर है 120 घंटे, 120 आवर्स अंडाणु है वो जीवित रहता है गाय के जनन अंग में। अगला प्रश्न देखते हैं, एस्केरियोसिस रोग में दी जाने वाली दवा है। एस्केरियोसिस जो रोग होता है उसमें कौन सी दवा दी जाती है? ऑप्शन है पिपोराजीन, थायोमेंडाजोल, मेबेंडाजोल और उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी मतलब ये सभी प्रकार की दवाइयाँ पिपोराजीन, थायोमेंडाजोल और मेबेंडाजोल, ये सभी प्रकार की दवाइयाँ हैं जो दी जाती है। एस्केरियोसिस रोग में। अगला प्रश्न देखते हैं,
किस उम्र में बछड़ी को ब्रुसेलोसिस का टीका लगाया जाता है? किस उम्र में बछड़ी को ब्रुसेलोसिस का टीका लगाते हैं? ऑप्शन है 12 महीने, 2 से 6 महीने, 3 महीने और 8 महीने। तो इसका सही उत्तर है 2 से 6 महीने। 2 से 6 महीने की उम्र की बछड़ी को ब्रुसेलोसिस का टीका लगाया जाता है और ये हमेशा बछड़ी में ही लगाया जाता है, बछड़ी में ही लगाया जाता है और ये लाइफ टाइम काम करता है। जीवन काल में एक ही बार लगाया जाता है। 2 से 6 महीने की उम्र में ब्रुसेलोसिस का टीका लगाया जाता है और इसमें ब्रुसेलो वैक्सीन लगाई जाती है, ब्रुसेलो वैक्सीन लगाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस उपकरण की सहायता से कृत्रिम विधि द्वारा शुक्राणुओं को मादा के जनन अंगों में पहुंचाना कहलाता है? किसी उपकरण की सहायता से कृत्रिम विधि द्वारा शुक्राणुओं को मादा के जनन अंगों में पहुंचाना क्या कहलाता है? ऑप्शन है मैथुन, निषेचन, कृत्रिम गर्भाधान और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृत्रिम गर्भाधान। किसी उपकरण की मदद से हम स्पर्म्स को, शुक्राणुओं को मादा के जनन अंगों तक पहुंचा देवें तो उसको हम क्या कहेंगे? कृत्रिम गर्भाधान विधि। अगला प्रश्न देखते हैं, सीरम तथा वैक्सीन को पशु में एक साथ लगाना कहलाता है? सीरम और वैक्सीन मतलब टीका, इसको अगर अपन पशु में एक साथ लगाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सीरम ट्रांजिशन, वैक्सीनेशन, सीरो वैक्सीनेशन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीरो वैक्सीनेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, पशु के गर्भाधान के कितने दिन पश्चात गर्भधारण की जांच की जाती है? मतलब कृत्रिम गर्भाधान हो चुका है, उसके कितने समय बाद ये पता लगाया जाता है कि पशु गर्भान्वित है या नहीं? ऑप्शन है 30 दिन, 90 दिन, 120 दिन और 60 दिन। तो इसका सही उत्तर है 60 दिन। 60 दिन पश्चात यह परीक्षण किया जाता है कि पशु ने गर्भ धारण किया है या नहीं। अगला प्रश्न है, रुमंथी पशुओं में मध चक्र की सबसे लंबी अवस्था होती है? रूमिनेंट्स में जो एस्ट्रस साइकिल होता है, मध चक्र होता है, उनमें से कौन सी अवस्था सबसे लंबी होती है? ऑप्शन है एस्ट्रस, प्रोएस्ट्रस, मेट एस्ट्रस और डाई एस्ट्रस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डाई एस्ट्रस। डाई एस्ट्रस अवस्था है वो सबसे लंबी अवस्था होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, लंपी रोग कौन से वायरस से फैलता है? लंपी डिजीज जो स्किन डिजीज होती है, ऐसे फफोले उड़ जाते हैं त्वचा पे, बहुत ही घातक जानलेवा रोग है, तो वो कौन से वायरस से होता है? ऑप्शन देखते हैं मोरबिली वायरस, पैरामिक्सो वायरस, निथलिंग वायरस और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निथलिंग वायरस की वजह से लंपी स्किन डिजीज होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में ऊंटों की सबसे सुंदर नस्ल है? विश्व में ऊंटों की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? ऑप्शन है जैसलमेरी, बीकानेरी, मेवाड़ी और जयपुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीकानेरी। बीकानेरी नस्ल के ऊंट है वो विश्व में सबसे सुंदर माने जाते हैं। अगली स्लाइड में जैसे कि आप देख रहे हैं, इस प्रकार के ऊंट होते हैं बीकानेरी, बीकानेर के। तो ये विश्व की सबसे सुंदर नस्ल है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊंट में होने वाली बीमारी है? ऊंट में निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? निमोनिया, गलघोटू, आफरा और उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तीनों बीमारियां ऊंट में होती है, निमोनिया भी होता है, गलघोटू भी होता है और आफरा भी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नाइट्रेट परीक्षण संबंधित है? नाइट्रेट परीक्षण किससे संबंधित है?
पहला ऑप्शन है भैंस के दूध में पानी मिलाकर गाय का कहकर बेचना। तो इसके लिए अपन क्या कौन सा टेस्ट करते हैं, हंसा परीक्षण करते हैं, हंसा टेस्ट किया जाता है इसके लिए। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। लैक्टोमीटर से आपेक्षिक घनत्व की जांच करना। तो लैक्टोमीटर से आपेक्षिक घनत्व की जांच करके हम दूध में पानी की मात्रा का पता लगाते हैं, पानी की मात्रा का पता लगाते हैं। अगला ऑप्शन है दूध में वर्षा जल की मात्रा ज्ञात करना। तो नाइट्रेट परीक्षण दूध में वर्षा जल की मात्रा ज्ञात करने के काम आता है। और अगला है ऑप्शन थनैला रोग जनित पशु के दूध की पहचान करना। तो इसके लिए स्ट्रिप कप टेस्ट काम में लिया जाता है, स्ट्रिप कप टेस्ट। तो इसका सही उत्तर क्या है, दूध में वर्षा जल की मात्रा ज्ञात करने के लिए नाइट्रेट परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी बकरी की सबसे लंबी नस्ल है, सबसे लंबी नस्ल कौन सी है बकरी की। ऑप्शन है बारबरी, बीटल, ब्लैक बंगाल और जमुना पारी। तो इसका सही उत्तर है जमुना पारी जो नस्ल है वो बकरी की सबसे लंबी नस्ल है। अगला प्रश्न देखते हैं, जैसे कि देखो ये जमुना पारी बकरी है, जमुना पारी, ये बकरी की सबसे लंबी नस्ल है, लंबी नस्ल है, इस प्रकार की होती है जमुना पारी बकरी। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाइट हीफर, व्हाइट हीफर रोग मुख्यतः होता है हॉलिस्टीन फ्रीजियन में, जर्सी में, शॉर्ट हॉर्न में और साहीवाल में। तो ये सब गायों की नस्ल है। हॉलिस्टीन फ्रीजियन सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय, जर्सी, फिर शॉर्ट हॉर्न और साहीवाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शॉर्ट हॉर्न। शॉर्ट हॉर्न जो गाय है उसमें व्हाइट हीफर रोग मुख्य रूप से होता है। जैसा कि अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं इस प्रकार की होती है शॉर्ट हॉर्न, शॉर्ट हॉर्न, इसमें व्हाइट हीफर रोग मुख्यतः होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से गलत सुमेलित है, मतलब मिसमैच कौन सा है इनमें। ऑप्शन देखो, जर्सी है वो स्विट्जरलैंड में, नहीं यही गलत सुमेलित है। फिर गर्शनी, गर्शनी द्वीप में है, आयरशायर स्कॉटलैंड में है, और रेड डेन, रेड डेन कहाँ है, डेनमार्क में। जर्सी कहाँ पे है, जर्सी स्विट्जरलैंड में नहीं है। जर्सी कहाँ पे है, जर्सी है इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल के जर्सी द्वीप पे, जर्सी द्वीप पर जर्सी गाय पाई जाती है। तो इनमें से मिसमैच हो गया ये वाला ऑप्शन ए, जर्सी है वो स्विट्जरलैंड में नहीं है, इंग्लिश चैनल के जर्सी द्वीप पर पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, गाय की किस नस्ल को ब्राजील में बाहमान, बाहमान के नाम से जाना जाता है। गाय की किस नस्ल को ब्राजील में बाहमान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखो, साहीवाल, राठी, लाल सिंधी और गिर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिर। गिर को ब्राजील में बाहमान के नाम से जाना जाता है। जैसा कि अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं, इसको रेंडा भी बोलते हैं, रेंडा, बाहमान, बाहमान कहाँ बोलते हैं इसको, ब्राजील में, ब्राजील में इसको बाहमान कहते हैं। अगला प्रश्न देखो, गाय का बधियाकरण किया हुआ नर कहलाता है, गाय का बधियाकरण किया हुआ नर क्या कहलाता है। ऑप्शन देखते हैं, बुलोक और स्टीर। तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा, ये गाय का बधियाकृत नर होता है बुलक या स्टीर। अगला है वेडर या वीदर। वेडर या वीदर है वो बकरे वह भेड़ का बधियाकृत नर कहलाता है, वेडर या वीदर। फिर अगला ऑप्शन है हॉग, बैरो, स्टेग, ये है सूअर का, सूअर का जो बधियाकृत नर है उसको हॉग,
बैरो या स्टेग बोलते हैं। फिर अगला ऑप्शन है जेल्ड या जेल्डिंग, तो ये होता है घोड़े का बधियाकृत नर। तो इस प्रकार से जो प्रश्न में पूछा है गाय का बधियाकरण किया हुआ नर कहलाता है, वो हो जाएगा बुलोक या स्टीर। अगला प्रश्न देखते हैं, जैसा कि ये आपको चित्र में दिख रहा है, ये हो गया बुलोक या स्टीर, गाय का बधियाकृत किया हुआ नर। राजस्थान में प्रथम गोमूत्र बैंक है, गोमूत्र बैंक राजस्थान में प्रथम कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भीनमाल जालोर, पथमेड़ा जालोर, सांचोड़ जालोर और रानीवाड़ा जालोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पथमेड़ा जालोर। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी गौशाला स्थित है, विश्व की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा जालोर में स्थित है। तो यहाँ प्रथम गोमूत्र बैंक की स्थापना भी यही हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पशु का दुग्ध स्त्रवण काल सर्वाधिक होता है? किस पशु में दुग्ध स्त्रवण काल सर्वाधिक होता है? ऑप्शन देखते हैं ऊँटनी, गाय, भैंस और घोड़ी। इसका सही उत्तर है ऊँटनी। ऊँटनी में जो दुग्ध स्त्रवण काल है वो सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भैंसों में दुग्ध उत्पादन किस ब्यांत में सर्वाधिक होता है? मतलब भैंस में किस ब्यांत में दुग्ध उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा होता है? ऑप्शन देखते हैं 4 से 6 ब्यांत में, 1 से 2 ब्यांत में, 3 से 5 ब्यांत में और 2 से 3 ब्यांत में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 से 5 ब्यांत में है वो भैंसों में दुग्ध उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पशु को कठिन दूध देने वाला, कठिन दूध देने वाला कहा जाता है? ऑप्शन है बकरी, भेड़, भैंस और गाय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भैंस है, वो कठिन दूध देने वाली होती है, मतलब मुश्किल से दुहाती है। अगला प्रश्न है, कामधेनु डेयरी योजनाओं की बैंक ऋण कितने प्रतिशत है? कामधेनु डेयरी योजनाओं की बैंक ऋण कितने प्रतिशत है? मतलब बैंक कितने प्रतिशत का ऋण देता है, कितने परसेंट फाइनेंस करता है? ऑप्शन है 90%, 50%, 60% और 40%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 90%। 90% है वो बैंक लोन हो जाता है और 10% है, 10% है वो पशुपालक स्वयं खर्च करता है। तो इस प्रकार ये जो कामधेनु डेयरी योजना है उसमें 90%, 90% तक फाइनेंस देती है बैंक। अगला प्रश्न है, मशीन द्वारा दूध निकालने के लिए कितने मिमी पारे का प्रेशर उपयुक्त होता है? मतलब मशीन द्वारा जब हम दूध निकालते हैं तो उस मशीन में पारे का प्रेशर कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 260, 560, 360 और 460। तो इसका सही उत्तर है 360। 360 mm ऑफ Hg, जो पारा है उसका प्रेशर कितना होना चाहिए? 360 मिलीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के किस शहर को कैटल फ्री सिटी कहते हैं? कैटल फ्री सिटी राजस्थान में वह कौन सा शहर है जो कैटल फ्री है? ऑप्शन है अजमेर, जयपुर, जोधपुर और कोटा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोटा। कोटा को हम कैटल फ्री सिटी भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में सर्वाधिक भेड़ किस जिले में है? भेड़ों की सर्वाधिक जो संख्या है वो राजस्थान में कौन से जिले में है? ऑप्शन है चूरू, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाड़मेर। बाड़मेर में सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है अप्रैल का अंतिम सोमवार, अप्रैल का अंतिम शनिवार, अक्टूबर का दूसरा शुक्रवार और अक्टूबर का दूसरा गुरुवार। तो इसका सही उत्तर है
अप्रैल का अंतिम शनिवार, लास्ट सैटरडे ऑफ मंथ अप्रैल, अप्रैल का जो अंतिम शनिवार है उस दिन विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पशुधन सहायक का क्या कार्य नहीं है? पशुधन सहायक का इन कार्यों में से कौन सा कार्य नहीं है? ऑप्शन देखो, बधियाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, उपचार करना, टीकाकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपचार करना। पशुधन सहायक का कार्य उपचार करना नहीं है। बधियाकरण का भी कार्य होता है, कृत्रिम गर्भाधान का भी कार्य होता है और टीकाकरण का भी कार्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? ऑप्शन है 1981, 1999, 1998 और 2001। तो इसका सही उत्तर है 1999 में राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद कहाँ पर स्थित है? राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद कहाँ स्थित है? कोटा, नई दिल्ली, जोधपुर और जयपुर। तो इसका सही उत्तर है जयपुर। जयपुर में राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, पशु प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? पशु प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सीकर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर। तो इसका सही उत्तर है जयपुर। जयपुर में पशु प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? अब यहाँ पे प्रश्न को थोड़ा गौर से देखिए। पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सीकर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों जोधपुर में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, पशु कल्याण पखवाड़ा कौन से माह में मनाया जाता है? पशु कल्याण पखवाड़ा कौन से माह में मनाते हैं? ऑप्शन है जनवरी, मार्च, अप्रैल और जुलाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनवरी। जनवरी में पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मांस उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियां कहलाती है? मांस उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को क्या कहते हैं? लेयर, टैप, ब्रॉयलर और कलंगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रॉयलर। ब्रॉयलर जो मुर्गियां होती है वो मांस उत्पादन के लिए जानी जाती है। लेयर है वो अंडों के उत्पादन के लिए, अंडों के उत्पादन के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पीनू, पीनू इनमें से किन जातियों के बीच का संकरण है? पीनू है वो इनमें से किन जातियों के बीच का संकरण है? गाय एवं भैंसा। तो गाय एवं भैंसा, भैंसे से क्या कैटेलो पैदा होता है? कैटेलो, कैटेलो है वो गाय और भैंसों के संकरण से पैदा होता है। याक व गाय, याक व गाय से पिन्नू। गधा व घोड़ी से खच्चर, खच्चर है जिसको म्यूल बोलते हैं वो गधा व घोड़ी के संकरण से उत्पन्न है। और बकरा व भेड़ से गीप पैदा होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? याक व गाय के संकरण से पिन्नू उत्पन्न होता है। गाय व भैंस से कैटेलो, याक व गाय से पिन्नू, गधा व घोड़े से खच्चर और बकरा व भेड़ से गीप। अगला प्रश्न देखते हैं, पशुओं के गोबर के निस्तारण का सर्वश्रेष्ठ तरीका है? पशुओं का जो गोबर है उसके निस्तारण का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है? ऑप्शन देखो, खेतों में खाद, खेतों में डाल देना,
बायोगैस बनाना, खाद बनाना और कंडे बनाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बायोगैस बनाना। बायोगैस प्लांट में जब गोबर से बायोगैस बनाते हैं तो वो गोबर के निस्तारण का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है। जैसा कि आप अगली स्लाइड में देख रहे हैं, इस प्रकार का बायोगैस प्लांट होता है। इसमें जो गोबर होता है उससे क्या बनाते हैं हम, बायोगैस बनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किन दांतों को देखकर पशु की आयु निर्धारित की जाती है। ये जो 4 प्रकार के दांत है, इनमें से किन दांतों को देखकर पशु की आयु का निर्धारण कर सकते हैं। ऑप्शन है अग्र चवर्णक, चवर्णक, कर्तन और कील दांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्तन दांत। कर्तन दांत मतलब इंसाइजर्स। इंसाइजर्स जो दांत होते हैं उनको देखकर पशुओं की आयु का निर्धारण कर सकते हैं। तो कक्षा प्लस का जो टेलीग्राम चैनल है उनसे जुड़िए और इसी प्रकार के नवीनतम अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। जुड़े रहिए कक्षा प्लस के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको प्रसारित करें ताकि पशु परिचर भर्ती परीक्षा में जो परीक्षार्थी बैठ रहे हैं उनको इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।